आजकल जब पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर से ये सवाल किया जाता है कि पाकिस्तान की टीम के प्लेयर्स क्यों ग्रूम नहीं कर पा रहे, पाकिस्तान के अंदर मसाइल क्या चल रहे हैं कि इनकी टीम अच्छी नहीं बन पा रही, तो ये जवाब दिया जाता है उनकी तरफ से कि पाकिस्तान के अंदर वो टैलेंट ही मौजूद नहीं है जिसके ऊपर काम करके पाकिस्तान की टीम को इंप्रूव किया जा सके। जिस वक्त पाकिस्तान के अंदर चैंपियन ट्रॉफी 2025 चल रही थी, दो तीन ऐसे इंटरव्यूज वायरल हुए थे। इसके अंदर ये कहा जा रहा था चिल्ला चिल्ला कर कि दिखाइए पाकिस्तान के अंदर कहां पर टैलेंट है, पाकिस्तान के अंदर टैलेंट मौजूद ही नहीं है जिसके ऊपर काम हो सके। लेकिन आइए इस चीज को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कि वाकईन पाकिस्तानी टीम के अंदर टैलेंट नहीं है या पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर ऐसे प्लेयर्स मौजूद नहीं है जिनके ऊपर काम करके उनको इंप्रूव किया जा सके, या पाकिस्तान के अंदर वो प्लेयर मौजूद हैं और ये लोग जो उनके ऊपर बातें करते हैं यही असल के अंदर पाकिस्तानी टीम की कमजोरी के जिम्मेदार हैं। इस चीज को एनालाइज करके आपको जरा डिटेल से निकाल कर देता हूं। तो पहले प्लेयर के बारे में देखिए, इस प्लेयर का नाम हसीबुल्लाह खान है। हसीबुल्लाह खान ने पाकिस्तान की तरफ से 4 मैचेस खेले हुए हैं। पाकिस्तान का इंटरनेशनल डेब्यू उनका टी20 के अंदर भी हो चुका है और ओडीआई के अंदर भी हो चुका है। लेकिन इनके डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर रन्स देखिए और इंटरनेशनल के अंदर रन्स देखिए। डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर इन्होंने 51 की एवरेज के साथ रन्स किए हैं। साइम अयूब के बराबर की इनकी डोमेस्टिक की एवरेज है और बेहतरीन तरीके के साथ ये खेलते हैं। 8 सेंचुरियां ओडीआई के अंदर इनके बल्ले से आ चुकी हैं। वनडे मैचेस के अंदर 8 सेंचुरियां डोमेस्टिक के अंदर इस बंदे ने स्कोर की हैं और कमाल के तरीके के साथ ये बंदा खेलता है। और ये विकेट कीपर बैट्समैन है। ये सबसे बड़ा पाकिस्तानी टीम को मार्जिन था कि विकेट कीपर बैट्समैन पाकिस्तान को ज्यादा अच्छे मिलते नहीं है। मोहम्मद रिजवान मिले हैं, अभी उनका भी थोड़ा डाउनफॉल चल रहा है, वो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान को विकेट कीपर बैट्समैन लंबे टाइम से नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि सरफराज अहमद के बारे में कहा जाता था कि विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पर अच्छा नहीं खेल पाते हैं। और उससे पहले उमर अकमल, कामरान अकमल की बैटिंग के ऊपर भी बात होती रही है कि इनको सिर्फ विकेट कीपर होने के नाते विकेट के पीछे खड़ा कर दिया जाता है, प्लेइंग 11 के अंदर रख लिया जाता है। इनकी बैटिंग के अंदर वो जलवा नहीं है, इनकी बैटिंग के अंदर वो दमखम नहीं है। लेकिन हसीबुल्लाह खान अपने आप को मनवा रहा है। उसने डोमेस्टिक के अंदर 8 सेंचुरियां स्कोर की हैं। उसका जब इंटरनेशनल के अंदर डेब्यू करवाया गया तो किस तरह से करवाया गया? पहले नंबर पर तो ओडीआई का वो बैट्समैन था, फिर उसको टी20 के अंदर डेब्यू करवा दिया गया। टी20 के अंदर उसको 3 मैचेस दिए गए, 2 मैचेस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खिलाए गए और 1 मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खिलाया गया। जो 2 मैचेस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खिलाए गए, एक मैच नंबर 6 पर खिलाया, एक मुकाबला नंबर 3 पर खिला दिया। सिर्फ एक मुकाबले के अंदर न्यूजीलैंड के खिलाफ उनसे ओपनिंग करवाई गई, 24 रन उसने उस मुकाबले के अंदर बनाए। दूसरे 2 मैचेस के अंदर एक के अंदर तो 10 रन भी क्रॉस नहीं कर सके थे, एक मुकाबले के अंदर 12 रन बनाए थे। और अगर आप बात करें कि बंदा किसी भी पोजीशन पर खेल सकता है, कोई भी पोजीशन उसको दे दें, तो ऐसा नहीं होता। जब कोई यंगस्टर आता है तो उसको अपनी पोजीशन चाहिए होती है, उसने अपनी जगह पर खेलना होता है। उसको आप कोई भी रैंडम पोजीशन दे दोगे, उसको वो प्रेफर नहीं कर पाएगा, उस पर उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएगा इस तरह से वो अपनी पोजीशन पर जाकर खेलता है। क्योंकि आप साइम अयूब को मिसाल ले लीजिए कि साइम अयूब को आपने खिलाया, उसको आपने अगर नंबर 5 पर खिला दिया होता तो वो बंदा कामयाब नहीं हो पाता। लेकिन लगातार 22 मैचेस के अंदर फेल होने के बाद साइम अयूब ने कमबैक किया और ओडीआई का वो प्लेयर था, ओडीआई के अंदर ही उसने कमबैक किया। सबसे पहले ओडीआई के अंदर परफॉर्म करना स्टार्ट किया और एज अ ओपनर खेलना स्टार्ट किया था और एज अ ओपनर ही वो लगातार मैचेस के अंदर खेलता रहा। लेकिन हसीबुल्लाह खान के साथ ज्यादती ये की गई कि 3 टी20 मैचेस खिलाए, एक नंबर 6 पर खिलाया, एक नंबर 3 पर खिलाया और एक मुकाबले के अंदर ओपनिंग करने का मौका दिया। ओडीआई मुकाबले की बारी आई तो जिम्बाब्वे के खिलाफ एक मैच के अंदर उनको मौका दिया गया और यहां पर भी उनका जो डेब्यू था वो नंबर 6 पर करवा दिया गया। वो बंदा जो कि ओपनिंग करना चाहता है और ओपनिंग का ही बैट्समैन है, उसको आप बेस्ट स्ट्रेंथ के तौर पर रख लीजिए, लेकिन जब उसको टीम के अंदर लेकर आइए उसको प्रॉपर मौका तो दीजिए, उसको पता चले कि मैं टीम के अंदर खेल रहा हूं, मेरी ये जगह है, मैंने परफॉर्म करके दिखाना है। आपने उसको वेस्ट करके कूड़ेदान के अंदर फेंक दिया और उसको पिक ही नहीं किया दोबारा। हालांकि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की जो सीरीज हो रही है उसके अंदर उसको पिक किया जा सकता था। ओडीआई की स्क्वाड के अंदर आपने तब्दीलियां करनी थी, हसीबुल्लाह खान को पिक किया जा सकता था, लेकिन उसको नहीं खिलाया गया और ये कहा गया कि वो प्लेयर इंजर है। अब टी20 नेशनल कप के अंदर उसका नाम आ गया और टी20 नेशनल कप के अंदर वो रीजन की तरफ से खेलता हुआ नजर आ रहा है, अपनी टीम के अंदर मौजूद है। तो ऐसे हालात के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर अफसोस ही किया जा सकता है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मैं आपको बता दूं कि इतना ज्यादा चीजों के बारे में पिछले जमाने के अंदर सोचा जाता था कि अभी वो चीजें खत्म होती जा रही हैं। जब मोहम्मद हफीज खुद टीम के अंदर थे तो ये अपनी पोजीशन तक चेंज नहीं करते थे। सीनियर प्लेयर होने के बावजूद ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते थे, हत्ता कि जब इनको करनी होती थी पोजीशन चेंज तो दूसरे प्लेयर्स का रगड़ा भी निकाल देते थे। मोहम्मद हफीज जो थे वो ओपनिंग के अंदर खेल रहे होते थे तो वो एज अ ओपनर ही खेलते थे। लेकिन जैसे ही साउथ अफ्रीका वाली सीरीज आती थी, डेल स्टेन का और इनका बड़ा पंगा था, ये डेल स्टेन को खेल नहीं पाते थे, इनको काफी मुश्किल
मुश्किलात होती थी उनको खेलने के अंदर, हालांकि इनकी उनके साथ बहुत दोस्ती थी, बड़ा उठना बैठना था, लेकिन खेलने के अंदर ये फेल होते थे तो अपनी पोजीशन को चेंज करके 1 डाउन पोजीशन पर आ जाते थे या 2 डाउन आकर बैटिंग किया करते थे। इनको पता था कि ये उनके खिलाफ चल नहीं पाएंगे, तो ये लफड़ा ये अपने टाइम के अंदर करते रहे हैं कि अपनी पोजीशंस को अपने मुताबिक सेट करते रहे हैं। अभी यंगस्टर्स को बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करते, यंगस्टर्स को कहते हैं कि आपको जिस नंबर पर खिलाना है वो हमें डिसाइड करना है। हमने अगर आपको 6 पर खिला दिया तो आपको 6 पर खेलना पड़ेगा, हमने अगर 4 पर खिला दिया तो 4 पर खेलना पड़ेगा। एक बंदा फिनिशर का रोल प्ले कर ही नहीं सकता, वो ओपनिंग का प्लेयर है, आपने उसको नंबर 6 पर खिला दिया, वो खाक करके देगा, वो कुछ भी नहीं कर सकता। दूसरा नाम आपको बताता हूं कि दूसरा नाम जो है वो इससे भी बड़ा नाम है। अजान अवैस ऐसा बंदा है जिसने बहुत कमाल के रन्स किए हुए हैं। यह बंदा सियालकोट से है, इसकी 56 की एवरेज है टेस्ट मैचेस के अंदर। उसने फर्स्ट क्लास के अंदर पिछले 15 मैचेस के अंदर 1422 रन्स बनाए हुए हैं। इस बंदे के बल्ले से 6 सेंचुरियां आई हैं, 5 50 इस बंदे ने स्कोर की हैं। पिछले 15 मैचेस की मैं बात कर रहा हूं, पिछले 15 मैचेस के अंदर 1422 रन बनाने वाला बंदा, 56 की एवरेज के साथ आने वाला बंदा टी20 नेशनल कप के अंदर नजर नहीं आ रहा। आप कहेंगे कि टेस्ट के अंदर अच्छा परफॉर्म करने वाले बंदे को, 4 रोजा क्रिकेट के अंदर अच्छा परफॉर्म करने वाले बंदे को और टी20 नेशनल कप के अंदर कैसे ला सकते हो? यह बंदा सियालकोट रीजन से है। सियालकोट रीजन की जो टीम बनाई गई है उसके रिजर्व प्लेयर के अंदर अजान अवैस का नाम है, और उसकी जो प्रॉपर टीम बनाई गई है उसके अंदर शुएब मलिक साहब खेल रहे हैं। अब शुएब मलिक पाकिस्तान का यंग टैलेंट तो नहीं है कि इनको टीम के अंदर लाजमी आना था, अजान अवैस को प्रेफर किया जा सकता था, वो फिटनेस के लिहाज से अच्छा है, उसकी एज अभी 20 साल है। शुएब मलिक इधर 40 साल को क्रॉस कर रहे हैं और वो बंदा टीम के अंदर खेल रहा है। शुएब मलिक को एज अ मेंटोर टीम के अंदर इस वजह से खिला दिया गया कि हमने सिर्फ क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ना है। एक तो हमने ये कह डाया डोमेस्टिक के प्लेयर्स के ऊपर कि 35 ईयर वाली लिमिट लगा दी, ये कह दिया कि 35 साल के ऊपर का कोई बंदा खेल नहीं सकता। फिर उसके ऊपर जाकर मेंटोर खेल रहे हैं, और मेंटोर जिस तरीके के साथ खेल रहे हैं वो तरीका बड़ा गलत है कि मेंटोर्स को हमने खेलने का हक दे दिया कि आप टीम के अंदर खेल सकते हो, फिर वो 20-20 साल के बच्चों का रगड़ा निकाल कर खेल रहे हैं, और उनका रगड़ा निकाल रहे हैं जिसकी 56 की एवरेज है। पाकिस्तान के अंदर इतनी एवरेज होती ही नहीं है। आप देख लें कि यहां तो आपके पास ऐसा बंदा साइम अयूब था जिसकी एवरेज 50 प्लस की थी, यहां आपके पास मैंने हसीबुल्लाह की मिसाल दे दी, और यहां आपके पास अजान अवैस है। जब ऐसे बंदों को आप रगड़ा निकाल दोगे तो पाकिस्तान के अंदर टैलेंट बचेगा कैसे? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस चीज के ऊपर सोचना होगा और प्रॉपर एक्शन लेना होगा कि जो टैलेंट पाकिस्तान के अंदर बचा हुआ है उसके ऊपर काम करें। और इससे ऊपर एक और चीज हुई वो मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूं कि अभी 16 रीजन थे, उनसे टीमें बनके आनी थी टी20 नेशनल कप की, उनसे 18 टीमें बनाई गई हैं। अब 16 रीजन की 18 टीमें किस तरह से बनाई गई कि लाहौर से 2 टीमें बनाई गई हैं और कराची से 2 टीमें बनाई गई हैं। कराची के लोग मैचेस को देखने नहीं आते, कराची के अंदर सिर्फ यह कि क्लब ज्यादा बने हुए हैं, उन क्लब की बेसिस पर आपने 2 टीमें उस रीजन की बना दी। हालांकि पेशावर का जो रीजन है ये सबसे तगड़ा रीजन है, आपके पास ज्यादा प्लेयर्स वहां से निकल कर आते हैं, और इस रीजन ने इतने बड़े बड़े स्टार पाकिस्तान को दिए, बल्कि सुपरस्टार आप कह सकते हो। केपीके के लड़के जाकर दूसरे शहरों के अंदर जाकर अपने बॉलिंग के दे रहे होते हैं, किस तरह से आपने ट्रायल देने हैं वो तमाम चीजें कर रहे होते हैं। अगर उनको दूसरे शहरों से जाकर ट्रायल देने पड़ते हैं इसका मतलब है कि वहां पर तो पहले ही किल्लत चल रही है, वहां पर जो ट्रायल होते हैं वहां पर टैलेंट इतना है, बहुत ज्यादा कंपटीशन बन जाता है। फिर वो लाहौर का रुख करते हैं, वो कराची का रुख करते हैं, मुख्तलिफ शहरों के अंदर जाकर ट्रायल देते हैं, और अगर फैसलाबाद के अंदर ट्रायल दे रहे होते हैं। तो आपको इस चीज के बारे में सोचना चाहिए था कि अगर टैलेंट को देखना है, टैलेंट को बचाना है, तो फिर फेवरेटिज्म को छोड़ दीजिए, फिर पेशावर की 2 टीमें बनाइए, और वहां पर जो दूसरे एरियाज हैं, जो दूसरी रीजन्स हैं, उनके अब 2-2 टीमें बनाइए, ताकि पता चले कि क्रिकेट को किस तरह से आप इंप्रूव कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस चीज के बारे में अगर नहीं सोचना पड़ा, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्रिकेट को खो देगा और आने वाले वक्त के अंदर हालात मजीद कशीदगी के अंदर चले जाएंगे। इस बारे में आपको क्या लगता है कमेंट करके अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू ऑल ऑफ यू।